तो बॉडी फ्लूइड का ये सेकंड पार्ट है जहाँ से हमने पहला पार्ट फिनिश किया था। तो पहले पार्ट को हमने फिनिश किया था ऑब्जर्वेशन एंड रिजल्ट में, कि जब हम इसका टेस्टिंग करते हैं तो यहाँ पे हमने देखा था कि ऑब्जर्वेशन एंड टर्बिडिटी। तो नो टर्बिडिटी प्रेजेंस ऑफ वाइल्ड क्लाउड एंड डी नेचर एंड प्रेसिपिटेट मीन्स प्रोटीन विल बी प्रेजेंट इन द फॉल इनटू सॉल्यूशन इन कंडीशन रिप्रेजेंट एज एक्जुगेटेड, यानी कि कोई सैंपल आपका बॉडी फ्लूइड का ट्रांसजुडेटिव कि एक्जुगेटिव वो डिपेंड करेगा प्रेजेंस ऑफ द प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन मॉलिक्यूल इसके अंदर प्रेजेंट है कि नहीं है। तो वो एक्जुडेट, अगर जैसे प्रोटीन की मात्रा जब भी ऊपर नीचे होती है तो उसके बेस पे पता किया जाता है कि वो सैंपल आपका ट्रांसजुडेट है कि एक्जुगेट है। नाउ अब आता है इसमें ग्लूकोज टेस्ट। तो ग्लूकोज टेस्ट की हम कॉमन बॉडी फ्लूइड की बात कर रहे हैं, तो इट कैन बी आइडेंटिफायरली ऑटोमेशन फॉर ग्लूकोज एस्टिमेशन, यानी कि ग्लूकोज एस्टिमेशन जो टेस्ट किया जाता है वो बेसिकली बायोकेमिस्ट्री मशीन से किया जाता है। ठीक है। सेल काउंट हम उसको मतलब जैसे अलग अलग सैंपल्स होते हैं जैसे यूरिन वगैरह, उसमें हम केमिकल भी कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ओल्ड मेथड है। लेकिन आजकल ग्लूकोज जो टेस्ट है वो प्योरली ऑटोमेशन पे होता है। फिर आता है सेल काउंट। देखिए सेल काउंट जो बॉडी फ्लूइड के अंदर किया जाता है WBC में भी 500 to 1000 पर माइक्रोलीटर इंफ्लामेटरी न्यूट्रोफिल, यानी कि जब क्या होता है ना, जैसे कि मान लो कि किसी बॉडी फ्लूइड के अंदर कोई काउंट बढ़ जाते हैं, न्यूट्रोफिल बढ़ जाते हैं, तो वो 500 से 1000 तक भी जा सकते हैं। तो उसके बेस पे सेल काउंटिंग की जाती है। तो आरबीसी काउंट में भी मोर देन मोर देन 10,000 माइक्रोलीटर एक्जुडेट इफ्यूजन। अब इफ्यूजन क्या होता है कि जब वैल्यूम बढ़ जाता है, और एक्जुडेट क्या होता है जब उसमें सेल डेब्रीज बढ़ जाती है या इंफ्लामेटरी कोई प्रॉपर्टीज होती है। तो एक्जुडेट का मतलब होता है कि जब उस सैंपल के अंदर या उस फ्लूइड के अंदर, पेशेंट के फ्लूइड के अंदर बहुत ज़्यादा सेल या आरबीसी की मात्रा बढ़ जाती है। इफ क्लाउडी एनी फ्लूइड कंटेन मेनी सेल ए डाइल्यूशन में बी मस्ट, यानी कि अगर कोई क्लाउडी सैंपल होगा तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर सेल बहुत ज़्यादा प्रेजेंट और आपको डाइल्यूशन करके उस सैंपल को देखना पड़ सकता है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि विदाउट डाइल्यूशन वो सैंपल आपको क्लियर दिखाई देगा। इफ क्लाउडी फ्लूइड क्लियर अनडाइल्यूटेड फ्लूइड, अगर लेकिन वो सैंपल अगर क्लाउडी नहीं है, टर्बिड नहीं है, तो क्या करोगे आप, अनडाइल्यूटेड फ्लूइड को आप करके देख सकते हो। जरूरत नहीं है उसको डाइल्यूशन करने की। डाइल्यूशन करने के लिए आपको पर्टिकुलर उस फ्लूइड का एक डाइल्यूटिंग मार्केट में फ्लूइड आता है, उसके साथ उसको मिक्स करके देन फिर उसके अंदर देखा जाता है कि कितनी सेल और कितनी आरबीसी। अगर आप उसको डाइल्यूट नहीं करोगे तो क्या होगा, वो सेल डेब्रीज बहुत ज़्यादा हो जाएगी और आप उसको काउंट नहीं कर पाओगे। इन ऑपरेटेड न्यूबार काउंटिंग चैम्बर फॉर ए बोथ आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी काउंट, यानी डब्ल्यूबीसी और आरबीसी काउंट के लिए बेसिकली एक ऐसा ह्यूमेटोसाइटोमीटर आता है, डब्ल्यूबीसी चैम्बर आता है, जिसके अंदर ऐसे कॉर्नर्स होते हैं, बीच में आरबीसी होता है, यहाँ पे डब्ल्यूबीसी ऐसे 4 कॉर्नर तो डब्ल्यूबीसी के होते हैं, और इस तरह ये ग्लास का बना होता है ह्यूमेटोसाइटोमीटर, और ये इसको हम बोलते हैं न्यूबार चैम्बर। तो बेसिकली इसमें सैंपल जो लोड करके देन फिर इसको हम माइक्रोस्कोप देखते हैं कि इसमें कितने काउंट से टीएलसी की जाती है डब्ल्यूबीसी काउंट से, और बीच वाला जो पार्ट होता है वहाँ पे की जाती है आरबीसी काउंट, डीएलसी। तो डीएलसी बॉडी फ्लूइड की डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट क्यों की जाती है, तो डब्ल्यूबीसी काउंट मेक ए स्मीयर एंड स्टेन इथ विथ लीशमान और राइट स्टेन, यानी कि आपको ये ध्यान रखना है कि जो सेल काउंट होता है, तो सेल काउंट भी 2 टाइप का होता है। कौन कौन सा होता है, एक होता है टीएलसी, है ना, टीएलसी, और एक होता है डीएलसी। तो टीएलसी में दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है कि टीएलसी जो होता है वो बेसिकली टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, इसमें कोई स्टेनिंग नहीं होती, न्यूबार चैम्बर से आप करते हैं, जैसा सैंपल उसको बस डाइल्यूटिंग फ्लूइड से उसको डाइल्यूट करके देन देखते हैं। लेकिन डीएलसी का मतलब होता है डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट। हम सब जानते हैं कि डब्ल्यूबीसी 5 टाइप की होती है, उनके केंद्रक जो होते हैं सबके अलग अलग होते हैं, न्यूट्रोफिल के, बेसोफिल के, मोनोसाइट, इओसिनोफिल के। तो डीएलसी के लिए करने के लिए आपको उनका साइटोप्लाज्म और केंद्रक को जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्टेन करना पड़ेगा। लीशमान स्टेन हो गई, राइट स्टेन हो गई, जिम्स स्टेन हो गई। तो डीएलसी मतलब डिफरेंशियल, मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप की डब्ल्यूबीसी को एनालिसिस करना। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको स्टेन करनी पड़ेगी, ताकि आप उसके अंदर उसके लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल वगैरह सबको क्या कर पाएँ, देख पाएँ। फिर आता है आपका साइटोलॉजी। साइटोलॉजी हिस्टोपैथोलॉजी का पार्ट है, स्मेयर ऑफ द फ्लूइड, सेंट्रीफ्यूज फ्लूइड एंड सेडिमेंट एंड साइटोलॉजिकल प्रॉपर्टीज आपको देखने के लिए हिस्टोपैथोलॉजी, यानी कि जैसे कोई बायोप्सी का सैंपल होता है या कोई फ्लूइड अगर आपने निकाला है, जैसे कोई लंग्स से निकाला है, प्लूरल से निकाला है, या फिर किडनी से निकाला है, या कहीं से भी आपने निकाला है, अगर आपको डीपली टिश्यू के किसी फ्लूइड के बारे में जानना है कि उसमें कोई एबनॉर्मलिटी नहीं है, तो वी नीड टू बी गो टू साइटोलॉजी। या साइट का मतलब होता है सेल, और लॉजी मतलब उसका होता है अध्ययन। तो आपको फ्लूइड को सेंट्रीफ्यूज पे ले करना है, फिर जो अपर पार्ट जो पड़ेगा और जो नीचे का जो सेडिमेंट पार्ट है उसको लेके फिर स्मीयर बना के देन उसकी स्टेनिंग की जाती है। देन फिर आता है आपका मेक ए सेल ब्लॉक ऑफ द सेडिमेंट सेल प्रोसेस
इट हिस्टोपैथोलॉजी स्पेसिमेन। मैंने भी आपको बताया कि जो हिस्टोपैथोलॉजी होती है इनमें स्लाइडो के ब्लॉक्स भी बनते हैं, टिश्यू के ब्लॉक्स भी बनते हैं। उन ब्लॉक को फिर आप बहुत ज़्यादा टाइम तक प्रिजर्व कर सकते हैं और जब चाहें आप उसको देख सकते हैं। फिर आता है ग्राम स्टेन, जो कि एक माइक्रोबायोलॉजी का पार्ट है, यानी कि अगर आप किसी पेशेंट के फ्लूइड के अंदर आपको देखना है कि कोई बैक्टीरिया का इन्फेक्शन तो नहीं है, तो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन देखने के लिए बेसिकली जीपीसी, आपको मालूम है कि जीपीसी जो होता है और जीपीसी जीएनबी या जीपीबी या फिर जीएनसी यानी किसी भी टाइप के जो बैक्टीरिया होते हैं उसको हमें करने के लिए ग्राम स्टेन देखना पड़ेगा। इसमें भी 4 वो आते हैं रिएजेंट, और 4 रिएजेंट से आप देखते हैं कि पर्पल कलर के बैक्टीरिया हैं या पिंक कलर के बैक्टीरिया है। तो सेम इसमें यही प्रोसेस होता है, आपको कॉमनली बताना है बॉडी फ्लूइड के अंदर कि इन शॉर्ट की ग्राम स्टेन क्या होता है, माइक्रोबायोलॉजी प्रॉपर्टीज होती हैं, बैक्टीरिया को आइडेंटिफिकेशन किया जाता है कि कौन से उसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट है। अगर एग्जीक्यूट होगा तो पक्का उसके अंदर कोई ना कोई इन्फ्लामेशन होगा, कोई ना कोई इन्फेक्ट, कोई ना कोई बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होगी जिसकी वजह से वो सैंपल जो है वो आपका क्या हुआ है, टर्बिड हुआ है। देन फिर हमने एक जो मैंने कॉमन बॉडी फ्लूइड एक लिया है, जैसे पेरिकार्डल, पेरिटोनियल, साइनोवियल, बहुत सारे फ्लूइड होते हैं हमारी बॉडी में। तो मैंने यहाँ साइनोवियल फ्लूइड को डिस्क्राइब किया है। देखिए आप किसी भी एक साइनोवियल फ्लूइड को अपने एग्जाम में डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे साइनोवियल फ्लूइड पे नोट्स बना रखे हैं बच्चों के लिए। तो देखिए साइनोवियल फ्लूइड क्या होता है, जो कि बोन्स में प्रेजेंट होता है। ये बोन्स के जैसे घुटने होते हैं ना, तो घुटनों के बीच में जैसे हमारा जो प्रेजेंट होता है, जैसे कार्टिलेज है, ये यहाँ पे ये मैंने बोन बना रखी है, ऐसे बोन, और बोन के बीच में यहाँ पे जो एक थोड़ा सा स्टिकी सा रबड़ जैसा कोई एक मटेरियल सा प्रेजेंट होता है, लुब्रिकेंट टाइप का, वो कहलाता है साइनोवियल फ्लूइड। पेरिकार्डियल कहाँ होगा, हृदय में होगा। पेरिटोनियल कहाँ होगा, एब्डोमेन में होगा। प्लूरल कहाँ होगा, लंग्स में होगा। तो जैसे ये किस में होता है, बोन के अंदर होता है। तो साइनोवियल फ्लूइड इज ए थिक लिक्विड दैट lubricates एंड reduce द फ्रिक्शन बिटवीन एंड ऑफ बोन्स विद देम। वो आपको पता है घुटने जब मुड़ जाते हैं तो मुड़ने के लिए उनको कौन हेल्प करता है, एक फ्लूइड होता है। फ्लूइड की प्रेजेंस के अंदर हमारे घुटने जो होते हैं फ्रिक्शन करते हैं, यानी घर्षण होता है। इट कैन हेल्प टू डायग्नोस ऑफ जॉइंट कंडीशन, यानी कि आपका जो ये सैंपल है वो क्या करेगा, वो आपको डायग्नोस करेगा कि आपके घुटने या जॉइंट्स के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो यूजेस टू डायग्नोस जॉइंट्स डिजीज लाइक इन्फेक्टिव आर्थराइटिस स्पेसिफिक रूमेटिक, यानी कि हमको मालूम है जोड़ों में जो दर्द होता है उसको हम कौन सी बीमारी होती है, गठिया भाई, रूमेटिक आर्थराइटिस कहते हैं। तो बेसिकली जब किसी पेशेंट के अंदर जब बहुत ज़्यादा रूमेटिक आर्थराइटिस की प्रॉब्लम आती है तो साइनोवियल फ्लूइड को देखा जाता है। तो डायग्नोस्टिक में इसका बहुत बड़ा हेल्प हो जाता है, डायग्नोस्टिक फ्लूइड का। डायग्नोस्टिक में इसका देखते हैं आगे सैंपल कलेक्शन। तो साइनोवियल फ्लूइड को क्योंकि हम यहाँ डिटेल में पढ़ रहे हैं तो हम इसके हर प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे। तो सैंपल है इसमें बाय निडल एस्पायरेशन फ्रॉम द जॉइंट्स कॉल्ड ऑर्थोसेंटेसिस, यानी कि जो प्रोसेस होती है साइनोवियल फ्लूइड निकालने की, उसका जो एक टर्मिनोलॉजी है मेडिकल में उसको हम ऑर्थोसेंटेसिस बोलते हैं। और ये जो है निडल से एस्पायरेट करके निकाला जाता है सैंपल। देन फिर आता है इसमें एग्जामिनेशन ऑफ साइनोवियल फ्लूइड। तो एग्जामिनेशन ऑफ साइनोवियल फ्लूइड में देखेंगे आप, तो ये कितने टाइप का होता है, ये होता है फिजिकल, केमिकल, माइक्रोस्कोपी और बायोलॉजिकल और माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, तो फिजिकल में देखें क्लियर अपीयरेंस, तो नॉर्मल जो है इसमें अपीयरेंस नॉर्मल होती है। कंडीशन क्लियर, स्ट्रो कलर्ड, विस्कस एंड डज नॉट क्लोट, यानी कि अगर नॉर्मल कंडीशन में है। क्लिनिकल पैथोलॉजी में आपको जब भी कोई आप टेस्ट पैरामीटर पढ़ते हैं तो आपको नॉर्मल एबनॉर्मल के बेस पे डिवाइड करना होता है। तो नॉर्मल तो होगा क्लियर, लेकिन अगर एबनॉर्मल की बात करेंगे तो ये टर्बिडिटी हो जाएगा। इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन, क्रिस्टल एंड सेप्टिक आर्थराइटिस यानी बोन डिजीज, यानी इसके अंदर कोई ना कोई इन्फ्लामेशन हो चुका है। इसके अलावा यहाँ पे ये जो रेड ब्राउन कलर का होता है हेमेटो आर्थराइटिस या फिर ट्रॉमेटिक, यानी किसी पेशेंट को कोई ना कोई प्रॉब्लम इसमें अंदर हुई है। फिर आता है विस्कोसिटी स्ट्रिंग टेस्ट, यानी कि एक इंजेक्शन मैंने टाइप का यहाँ बना रखा है। स्ट्रिंग टेस्ट यानी कि एबनॉर्मल कंडीशन हमें देखनी है कि साइनोवियल फ्लूइड का एबनॉर्मल कंडीशन क्या होती है। तो ड्रॉप ऑफ इट फ्रॉम सीरीज निडल विल फ्रॉम ए स्ट्रिंग ए न्यू इच ए लॉन्ग, यानी कि जितनी ज़्यादा इसमें ये लंबा चलता जाएगा, यानी कि अगर ये जो सैंपल है आपका, तो नॉर्मल कंडीशन तो क्या होगी, विस्कस होगी। लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा एक डोरी जैसा बन रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा तरल पदार्थ होता जा रहा है, इसका मतलब ये है कि वो सैंपल अब एक्जुकेट के फॉर्म में जा चुका है, यानी कि उस पेशेंट के सैंपल के अंदर बहुत ज़्यादा कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, कोई सेल्स हैं जिसकी वजह से वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हुआ है, जबकि ये थोड़ा सा स्टिकी विस्कस होता है। तो आपको बेसिकली ध्यान रखना है कि ये जो सैंपल होता है वो कैसा होता है, विस्कस होता है। लेकिन अगर ये विस्कस नहीं होके क्या हो रहा है, अगर ये विस्कस ना होके अगर ये बिल्कुल तरल और एक बिल्कुल ऐसी लंबी सी डोरी सी बना रहा है, तो मतलब ये है कि ये जो सैंपल है वो फिर क्या हो गया, एबनॉर्मल हो गया। ठीक है, विस्कोसिटी इज ड्यू टू हाइलुरोनिक एसिड एंड
डिक्रीज इन्फ्लामेटरी विस्कोसिटी। विस्कोसिटी होने का रीज़न क्या है? क्योंकि उस सैंपल के अंदर एच ए प्रेजेंट था, हाइलुरोनिक। लेकिन जब किसी पेशेंट के सैंपल में अगर ये हाइलुरोनिक एसिड कम हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसमें कोई बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ बढ़ जाती है, तो वो क्या हो जाए, धीरे धीरे विस्कस से वो लिक्विड हो जाए। कोई एक एबनॉर्मल कंडीशन है, नॉर्मल कंडीशन नहीं है। साइनोवियल फ्लूइड का विस्कस होना एक नॉर्मल कंडीशन है। फिर आता है क्लॉट टेस्ट है। नॉर्मल साइनोवियल फ्लूइड इज ए मिक्स्ड विथ ए 20 ml of 50% एसिड, इट फॉर्म ए क्लॉट, but when HA concentration is low, it fail to form a good clot. Poorly formed clot is seen inflammatory condition disorder joints like tuberculosis। देखिए यहाँ पे क्लॉट को समझना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे ये क्लॉट का मतलब क्या है। तो जो साइनोवियल फ्लूइड होता है, मैंने भी आपको बताया था कि साइनोवियल फ्लूइड के अंदर क्या प्रेजेंट होता है। साइनोवियल फ्लूइड के अंदर प्रेजेंट होता है हाइलुरोनिक एसिड। अब उसकी जो कंसंट्रेशन होती है वो या तो लो होगी या हाई होगी। तो ये जो लो या जो हाई होती है, अगर मान लीजिए मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे एच ए की कंसंट्रेशन लो है, तो लो होने की वजह से क्या होगा, तो ये क्या हो जाएगा, क्लॉट बनाने के अंदर ये फेल हो जाएगा। ठीक है, लो हो जाएगी। ज़्यादा होगा तो क्लॉट, यानी कि मैं इस तरह से बात करूँ, यहाँ पे देखिए, ड्यू टू इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर एच ए लो, यानी कि इन्फ्लामेशन हो गया वहाँ पर। अब नॉर्मल से ये कौन सी कंडीशन हो गई, एब नॉर्मल हो गई। तो एब नॉर्मल में क्या होगा, क्योंकि एच ए की प्रॉपर्टीज़ क्या हो गई, कम हो गई, तो यहाँ पे क्या होगा, क्लॉट नहीं बनेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ बात करूँ तो यहाँ पे एसिटिक एसिड यानी नॉर्मल, जैसे मान लीजिए कोई सैंपल है तो उसमें क्लॉट फ्रॉम एडेड बाय एसिटिक एसिड, तो हमने जब इसमें एसिटिक एसिड मिलाया तो यहाँ पे क्लॉट बन गया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कोई भी इन्फ्लामेशन, तो ये हमारा क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। तो नॉर्मल में क्या होगा, क्लॉट बनना चाहिए, यानी क्लॉट बनेगा। अब नॉर्मल में क्या होगा, क्लॉट नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे एच ए की कंसंट्रेशन लो है, यहाँ पे जो एच ए की कंसंट्रेशन थी वो सही थी, तो एसिटिक एसिड मिलाने से वहाँ पर क्लॉट आसानी से बन गया। तो हमने इसको चेक किया एसिटिक एसिड मिला के कि ये क्लॉट बनेगा कि नहीं बनेगा। बन गया, मतलब कि एच ए की कंसंट्रेशन सही है साइनोवियल फ्लूइड में और पेशेंट को कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे एसिटिक एसिड मिलाने से अगर वो क्लॉट नहीं बन रहा है, तो मीन्स यानी कि उसके साइनोवियल फ्लूइड में एच ए की कंसंट्रेशन लो हो गई है, जो कि वो आगे जाके क्लॉट बनाने में फेल हो जाता है। तो हम वी कैन चेक दैट कि वो साइनोवियल फ्लूइड सही है कि नहीं है। आई होप आपको क्लॉट टेस्ट यहाँ पे समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो आप मुझे यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, केमिकल एग्जामिनेशन, तो ग्लूकोज एस्टिमेशन, जो कि बेसिकली मैंने आपको बताया था कि ऑटोमेशन से भी हो सकता है। सीरम लेवल पे हम इसको चेक कर सकते हैं। इन्फ्लामेटरी कंडीशन, प्रोटीन एस्टिमेशन के लिए नॉर्मल आप 1.2 3.2 ग्राम पर डीएल, इसमें जो उसका वो होता है नॉर्मल रेंज। यूजली लोअर प्लाज्मा कंसेंट्रेशन, इंक्रीज रूमेटिक ऑर्थराइटिस, ऑर्थराइटिस पेशेंट के लिए किया जाता है। प्रोटीन टेस्ट भी, माइक्रो एग्जामिनेशन, न्यूट्रोफिल मोर देन 70% ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन, अगर ज़्यादा बढ़ गया है न्यूट्रोफिल। कभी भी हमारी बॉडी में जब न्यूट्रोफिल के काउंट्स बढ़ जाते हैं बच्चों, तो ये ध्यान रखना है कि न्यूट्रोफिल काउंट्स हमें क्या दिखाता है कि कोई ना कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपकी बॉडी के अंदर हुआ है। तो ड्यू टू अगर मोर देन, अगर लिम्फोसाइट, मैक्रोफेज, अगर ये सब भी बढ़ जाते हैं तो ऑस्टियोआर्थराइटिस होने का चांसेस हो जाता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी कि जो साइनोवियल फ्लूइड होता है बेसिकली किस पेशेंट के लिए किया जाता है, साइनोवियल उन पेशेंट के लिए किया जाता है जो कि ऑर्थराइटिस से ग्रसित होते हैं। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। लास्ट आ रहा है इसमें कि वेट स्मीयर एग्जामिनेशन, जैसा सैंपल आया उसका आप वैसे के वैसे उसको सैंपल को स्लाइड में लेके आप उसमें देखिए कि उसके अंदर कोई भी 10x पे फोकस करके आप उसमें देख सकते हैं 40x पे कि उसके अंदर क्या एबनॉर्मलिटीज़ आ रही है। फिर आता है यूरिएट क्रिस्टल सीन इन गोटेर ऑर्थराइटिस, यानी टखनों में जब दर्द होता है तो उसके अंदर ये क्या होता है, यूरिएट क्रिस्टल प्रेजेंट होते हैं, या रोम्बोइड क्रिस्टल प्रेजेंट होते हैं, कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल प्रेजेंट होते हैं। रूमेटॉइड ऑर्थराइटिस में है ना पायरोफॉस्फेट क्रिस्टल प्रेजेंट होते हैं, या फिर गोटेर ऑर्थराइटिस के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। फिर आता है आपका माइक्रोबियल एग्जामिनेशन। तो फाइनली माइक्रोबियल के लिए आप उसका कल्चर भी लगा सकते हैं। कल्चर में आप देख सकते हैं, ग्राम स्टेन कर सकते हैं कि कोई पायोजेनिक या कोई पस तो उसमें नहीं पड़ गया है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो गया है। तो बेसिकली बॉडी फ्लूइड एग्जामिनेशन अगर आपके एग्जाम में आता है कॉमनली, यानी पर्टिकुलर नोट यूरिन नोट CSF कुछ भी नहीं, तो आप उसका सिंपल आपको उसका इंट्रोडक्शन, कलेक्शन, फिजिकल, केमिकल, इन शॉर्ट में आपको एक साइनोवियल फ्लूइड लेके आप वहाँ पर पूरा उसको 20 नंबर पे डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ये लेक्चर यहाँ पे सेकंड पार्ट इसका खत्म हो चुका है। तो बॉडी फ्लूइड यहाँ पर एंड हो जाता है।